इलेक्शन समाप्त हो चुके, एग्जिट पोल भी आ चुके, उसके सिवाय रिजल्ट तुम्हें 4 जून तक दिख चुका होगा। तुम किसी भी आइडियोलॉजिकल साइड से आते हो, लेकिन एग्जिट पोल को देखने के बाद तुम्हें कुछ चीजें समझ में आ चुकी होंगी, तुम्हें एक कॉमन ट्रेंड दिख चुका होगा। सभी एग्जिट पोल स्पष्ट रूप में दिखा रहे हैं कि बीजेपी प्लस एनडीए की सरकार बन रही है 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। मुख्य प्रश्न बस इतना सा है कि बीजेपी की कितनी सीटों के साथ ये सरकार बनने वाली है, 270, 303, 350, 370। इस प्रश्न का उत्तर भी मैं वीडियो के अंत तक दूंगा। और ओपोजिशन के लिए सारी चीजें इस समय बुरी नहीं हुई है, कुछ अच्छी चीजें भी हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उनसे भी पहले देखते हैं कुछ की टेकअवेज इन एग्जिट पोल के। सबसे पहला ट्रेंड तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि जिन राज्यों में बीजेपी लगभग 0 सीट पे है या 1-2 सीट पे है, वहां बीजेपी मेजर गेन कर रही है, विशेषकर वोट शेयर में और उसके बाद सीट शेयर में। वहीं इसके विपरीत बीजेपी जिन स्टेट्स में लगभग क्लीन स्वीप कर रही थी या फिर मेजोरिटी को मेंटेन कर रही थी, उसी लगभग मेजोरिटी को फिर से मेंटेन कर रही है या फिर 1-2 सीट लूज कर रही है, पर वहां पे कोई मेजर लॉस नहीं दिख रहा। दूसरा, बीजेपी इस समय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना में लगभग इतिहास रचने जा रही है। ये बीजेपी की पीक परफॉर्मेंस है इन सारी स्टेट्स में। इनमें से कुछ स्टेट्स में तो बीजेपी मेजर पार्टीज को बिल्कुल रिप्लेस कर रही है, उन्हें बिल्कुल उखाड़ के फेंक रही है। और तीसरा पॉइंट यही है, इन लोकसभा इलेक्शन में रीजनल पार्टीज के लिए बिल्कुल ब्लड बात होने वाली है। इस एग्जिट पोल की माने तो कुछ स्टेट्स में तो रीजनल पार्टीज बिल्कुल साफ हो रही है, लेकिन इस केस में भी एक्सेप्शन है, बिहार और तमिलनाडु जैसी स्टेट्स। चौथा, क्योंकि हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, बल्कि पूरे साउथ में ही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है, जो कि तकनीकी रूप से तो वो पहले भी थी, लेकिन पहले वो कई राज्यों में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार तमिलनाडु और केरला जैसे राज्यों में भी वो अपने आप को स्थापित कर चुकी है। यदि ये होता है तो नॉर्थ साउथ वाला पॉलिटिकल डिवीजन वाला नैरेटिव टूट जाएगा। जिस नैरेटिव में द्रविडियन पार्टी ये दिखाने का प्रयास करती है कि साउथ वाला हिस्सा अलग है, वो अलग प्रकार से सोचता है, वो पूरे भारत के जैसा बाकी हिस्से के जैसा नहीं सोचता। पर ये वाला रिजल्ट संभवतः दिखाएगा कि भाषाओं से, रीजन से कोई बदलाव नहीं आता। नेशनल पॉलिटिक्स में वही नेशनल विषय रहते हैं, वही ओवरऑल प्राथमिकताएं रहती है, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड हो। पांचवां, बीजेपी को हिंदी बेल्ट वाली पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है कि वो इन्हीं हिंदी बेल्ट में जीतती है। इन स्टेट्स में जो उसकी पहले सीटें थी, उन्हीं सीटों को वो बहुत सारे राज्यों में मेंटेन कर पा रही है। उदाहरण के रूप में झारखंड में यदि वो 2-3 सीटें लूज भी कर रही है, तो वहीं पास के किसी राज्य में, छत्तीसगढ़ में, उन्हीं 2-4 सीटों को वो वापस फिर से गेन कर लेती है। इस ट्रेंड के कारण उनके ट्रेडिशनल क्षेत्रों में उन्हें कोई मेजर लॉस देखने को नहीं मिलता। उसके सिवाय जिन क्षेत्रों में पहले से वो स्थापित नहीं थे, वहां पे भी उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया है। छठा, कांग्रेस के लिए भी अच्छी चीजें हो रही हैं। इंडिया अलायंस में जब वो दूसरी पार्टीज के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कुछ राज्य जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, बिहार, यहाँ पे इंडिया अलायंस गेन कर रहा है, कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं गेन कर रही है। और ये बात मैं अधिकतम वोट शेयर में कह रहा हूँ कि उनका वोट शेयर बढ़ रहा है। सीट के रूप में वो ट्रांसलेट होता बड़े स्तर पे नहीं दिख रहा। अब भी गैप बहुत बड़ा है बीजेपी और कांग्रेस में। इसे तुम कांग्रेस की अपने आप में थोड़ी सी जीत कह सकते हो कि पहले की तुलना में उनकी कम बुरी स्थिति है, लेकिन अब भी बुरी स्थिति है। इन्हीं एग्जिट पोल्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कौन से राज्यों में, कौन से क्षेत्रों में कौन सी पार्टीज क्या गेन कर रही है, क्या लूज कर रही है। मैं एग्जिट पोल्स के नंबर्स भी तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, उसके सिवाय अपनी प्रेडिक्शन भी तुम्हें अंत में बताऊंगा। जितने भी मेजर न्यूज चैनल हैं, उन सभी के अलग अलग एग्जिट पोल्स इस समय उपलब्ध हैं, लेकिन मैं जो एग्जिट पोल देखने वाला हूं वो है आज तक और इंडिया टुडे वाला एक्सिस माई इंडिया पोल। इस वाले एग्जिट पोल को मैं इसलिए देख रहा हूं क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। उसके सिवाय ये अपनी प्रेडिक्शंस को अधिक कंजर्वेटिव रखते हैं, तो किसी के मन में कोई बायस वगैरह का वहम नहीं रहेगा, और बायस भी होगा तो उस पार्टी की ओर होगा जो पार्टी पहले से ही हार रही है। सबसे पहले बीजेपी प्लस एनडीए जिन राज्यों में लगभग क्लीन स्वीप कर रहा है, वो राज्य है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और छत्तीसगढ़। इसी के साथ स्टेट्स की बात करते हैं जहाँ पे मेजर बदलाव हो रहे हैं। तमिलनाडु के 2019 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को 0 सीट मिली थी। 2014 में बीजेपी को जो 1 सीट भी मिली थी, वो भी 2019 में बीजेपी ने लूज कर दी थी। बेसिकली बीजेपी अपने आप को तमिलनाडु में ढंग से स्थापित भी नहीं कर पा रही थी, 1 सीट को भी मेंटेन नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसी की तुलना में 2024 का एग्जिट पोल दिखाता है कि बीजेपी की इस समय 2 से 4 सीट आने वाली है। यदि सीट के रूप में तुम्हें लग रहा हो कि ये उपलब्धि कम है, तो वोट शेयर में समझो। तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर पहले था 3.66%, जो बढ़ के अभी 14% हो गया है। वहीं पे बीजेपी प्लस एनडीए का वोट शेयर 22% से ऊपर जाता दिख रहा है। यह अधिकतम बढ़ोतरी अन्नामलाई और मोदी फैक्टर के कारण है, यही मेजर बदलाव है स्टेट में। और तमिलनाडु वाला ट्रेंड ही केरला में भी फॉलो होता दिखता है। वहां पे बीजेपी बड़ी छलांग मार रही है, विशेषकर वोट शेयर में। 2019 में बीजेपी को 0 सीट मिली थी केरला स्टेट में, बल्कि 2019 से पहले भी उनको 0 सीट ही मिलती आई थी। केरला की रिलीजियस डेमोग्राफी को देखते हुए मुझे नहीं लगता बीजेपी यहाँ पे निकट भविष्य में कभी मेजर पार्टी बनने भी वाली है। पर अभी के लिए बीजेपी यहाँ पे सीट गेन करती हुई दिख रही है, 2 से सीट आती उसकी दिख रही है इस एग्जिट पोल के अनुसार। वहीं फिर से तुम्हें यह चीज अधिक वोट शेयर में समझ में आएगी। 2019 में उनका वोट शेयर था 13%, 2024 में ये बढ़ के 21% पे जाता दिख रहा है। वहीं पे इंडिया अलायंस को यहाँ पे 17 से 18 सीट मिलती दिख रही है। कर्नाटका के 28 सीटों में एनडीए को 23 से 25 सीटें मिलती दिख रही है और इंडिया अलायंस को 3 से 5 सीटें। तेलंगाना में बीजेपी को 19% वोट शेयर मिला था 2019 इलेक्शन में। सीट जो उन्होंने जीती थी वो 4 थी, जो अब बढ़ के 11 से 12 सीट दिख रही है। वोट शेयर में भी यहाँ पे मेजर बदलाव दिख रहा है, जो कि 19% से सीधा 43% पे जा रहा है। ये रिजल्ट आते हैं तो बीजेपी तेलंगाना में लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। वहीं पे इसके विपरीत जो बीआरएस है, जिसका पहले नाम टीआरएस था, यानी कि तेलंगाना से शुरू होता था, उसका नेम चेंज करके उसने भारत कर लिया इस सपने के रूप में कि हम पूरा भारत जीतेंगे। वो पार्टी हो सकता है इस समय खाता भी ना खोल पाए। तो यहाँ की मेजर रीजनल पार्टीज को बीजेपी लगभग साफ करती हुई दिख रही है। वहीं पे ओवैसी ब्रदर्स जो कहते हैं 15 मिनट में हम हिंदुओं को साफ कर देंगे पूरे भारत से, यानी कि मार डालेंगे सारे हिंदुओं को, उनकी जो एएमआईएम पार्टी है वो लगभग 1 सीट गेन करती हुई दिख रही है। उस पर भी संभावना है कि वो हार जाए।
ये वाली सीट हैदराबाद की है जहाँ पे ओवैसी इलेक्शन लड़ रहा है माधवीलता के विरुद्ध, पर मुझे नहीं लगता कि माधवीलता यहाँ पे जीतने वाली है। बस तुम रिलीजियस डेमोग्राफी की ओर देखो और तुम्हें ये चीज समझ में आ जाएगी। वहीं पे तेलंगाना में कांग्रेस की 3 सीटें थी 2019 इलेक्शन में। उसके बाद असेंबली पोल्स में कांग्रेस ने यहाँ पे रीजनल पार्टी को हराया था और अपनी सरकार स्थापित की थी। इसके बाद 2024 के इस इलेक्शन में एग्जिट पोल के अनुसार उन्हें 4 से 6 सीटें आती दिख रही है। आंध्र प्रदेश के 2019 इलेक्शन में बीजेपी की 0 सीट थी और 0.98% वोट शेयर था। इस बार बीजेपी को 4 से 6 सीट आती दिख रही है। ओवरऑल एनडीए को 21 से 23 सीटें आती दिख रही हैं। इसमें ध्यान रहे बीजेपी कोई लंबी छलांग नहीं मार रही, बल्कि वो यहाँ पे अलायंस में है दूसरी बड़ी पार्टी के साथ। इसके विपरीत इंडिया अलायंस को यहाँ पे 0 सीट आती दिख रही है। यूनियन टेरिटरीज की भी बात कर लेते हैं, मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा। ओवरऑल 13 सीटें हैं। इनमें बीजेपी को 3 सीटें आती दिख रही है और कांग्रेस को 4। वहीं पे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को 14 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 4 2019 इलेक्शन में। इस बार बीजेपी को जो सीट मिलती दिख रही है वो है अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें, त्रिपुरा में 2 सीटें, असम में 9 से 11 सीटें। कांग्रेस को नॉर्थ ईस्ट में जो सीटें मिल रही है वो है मणिपुर में 1 सीट, मिजोरम में 1 सीट, नागालैंड में 1 सीट और असम में 2 से 4 सीट। इन इलेक्शन में असम एक मेजर स्टेट है। असम में बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है इस समय। कांग्रेस ने भी अपने इलेक्शन कैंपेन को पुश दिया था। असम के भीतर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ने यहाँ पे रैलीज भी की थी, पर उसका यहाँ पे कोई मेजर लाभ दिख नहीं रहा। 2019 में कांग्रेस की 3 सीटें आई थी और अब की बार 1 सीट कम भी हो सकती है। बिहार की राजनीति अब अगली पीढ़ी में आ चुकी है। लालू प्रसाद यादव तुम्हें बीमार दिखते हैं, अधिक सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं दिखते। उनकी पार्टी को तेजस्वी यादव जैसे लोग आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। वही दूसरी ओर नीतीश कुमार जैसे लोगों में भी अधिक लोग रुचि नहीं रखते, उन्हें अधिक अच्छे लीडर के रूप में नहीं देखते। इसी का एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है। नीतीश कुमार इस समय एनडीए में बीजेपी के साथ हैं और 2019 की तुलना में इस समय एनडीए अपनी सीट लूज करने वाला है। एनडीए की लगभग 30 से 32 सीटें आती दिख रही हैं, वहीं पे इंडिया अलायंस की 7 से 10 सीटें। पर यहाँ पे भी वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि इंडिया अलायंस जहाँ पे गेन भी कर रहा है, वहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, एनडीए और एनडीए के बीच में बहुत बड़ा गैप है। ओडिशा में बीजेपी इस समय अपनी पीक परफॉर्मेंस देती हुई दिख रही है। उसके साथ उनकी सीटें 18 से 20 आ रही है। कांग्रेस की 0 से 1 आ रही है और बीजेडी की 0 से 2। ध्यान रहे बीजेडी यहाँ पे नवीन पटनायक की पार्टी है, जो कि स्टेट में एक मेजर पार्टी है, पर वो पार्टी भी लगभग लोकसभा इलेक्शन में साफ होती हुई दिख रही है। क्या ये एक ट्रेंड को दिखाता है कि रीजनल पार्टीज पे लोकसभा इलेक्शन में लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं? वो 2 ही चेहरों को, 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज को मेजर राइवल्स के रूप में देख पाते हैं लोकसभा इलेक्शंस में। बाकी रीजनल पार्टीज में वो विश्वास नहीं रख पाते। संभवतः अगले लोकसभा इलेक्शन तक ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वेस्ट बंगाल में 2019 में भी बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया था और वही ट्रेंड कंटिन्यू होता दिखता है और टीएमसी जो यहाँ पे एक मेजर पार्टी थी वो माइनर पार्टी बनती दिखती है। इलेक्शन में जब लोग पार्टियों के लिए ब्लड बात बताते हैं वो लगभग मुहावरों में होती है, लेकिन वेस्ट बंगाल में ये बात बिल्कुल सच है। यहाँ पे बमबारी भी होती है, पॉलिटिकल वायलेंस भी होता है। इलेक्शंस के अंत में ये भी देखा जाता है कि कितने लोग ओवरऑल मारे गए, इस बात की भी कैलकुलेशन होती है और उसी वायलेंस के केसेस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक में चलते रहते हैं। फ्री स्पीच की भी बुरी हालत है, ओवरऑल डेमोक्रेसी की बुरी हालत है। बल्कि कुछ दिन पहले ही किसी ने मीम बना दी, उस पे भी कोलकाता की पुलिस एक्शन ले रही थी। उस व्यक्ति को भी मीम बनाने पे जेल में डालना चाहती थी क्योंकि उसने ममता बनर्जी पे मीम बना दी। 2019 में तृणमूल कांग्रेस ने 12 सीटें लूज की थी और उनकी 22 सीटें आई थी। वहीं पे बीजेपी 2 सीट से 18 सीटों पे पहुंच गई थी 2019 इलेक्शन में और उनका वोट शेयर 40% था। ये एक मेजर चेंज था 2019 में और यही ट्रेंड आगे कंटिन्यू होता दिख रहा है। बीजेपी को 26 से 31 सीट आती दिख रही है, टीएमसी को 11 से 14, इंडिया अलायंस को 0 से 2। ध्यान रहे यहाँ पे टीएमसी और कांग्रेस अलग अलग लड़ रहे थे। इंडिया अलायंस में कांग्रेस और बाकी पार्टी थी और टीएमसी अलग लड़ रही थी अपने आप से, क्योंकि टीएमसी की स्टेट इलेक्शंस में अच्छी परफॉर्मेंस रही है। उसी चीज को वो रिपीट करने का प्रयास कर रहे थे यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन में। वो होता नहीं दिख रहा। उसी के साथ अपना मेजर पार्टी होने का स्थान भी वो खो देंगे और बीजेपी वेस्ट बंगाल में एक मेजर पार्टी बनकर उभरेगी। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में 5 सीटें हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी वोटिंग हुई है, लेकिन वोटिंग पैटर्न में अधिक कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलते। बीजेपी 2 सीट जीत सकती है और इंडिया अलायंस 3 सीट जीत सकता है। हिमाचल प्रदेश के 2019 इलेक्शन में बीजेपी की 4 में से 4 सीटें आई थी। उसी चीज को फिर से रिपीट करने वाले हैं और 4 सीट प्राप्त करने वाले हैं, यही एग्जिट पोल दिखाता है। उत्तराखंड में भी बीजेपी 5 की 5 सीटें प्राप्त करती हुई दिख रही है। यही ट्रेंड तुम्हें गुजरात में दिखता है, जिसकी टोटल 26 सीटें हैं। इनमें 25 से 26 सीटें बीजेपी को आती दिख रही है इस एग्जिट पोल के अनुसार। एक सीट में कोई अनुमान है, लेकिन वहां पे भी संभावना बहुत अधिक है कि 26 की 26 सीटें बीजेपी को मिल जाएं। गोवा में 2 सीटें हैं, एक सीट बीजेपी को जा रही है, एक सीट कांग्रेस को जा रही है। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। यहाँ पे भी बीजेपी लगभग क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है, 28 से 29 सीटें प्राप्त करती हुई दिख रही है। वहीं कांग्रेस को लगभग 1 सीट मिल रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का पहले जैसा अलायंस नहीं रहा है, बल्कि शिवसेना इस समय 2 टुकड़ों में टूट चुकी है और दोनों टुकड़े अलग अलग अलायंस में है। एकनाथ शिंदे वाला ग्रुप एनडीए में है और उद्धव ठाकरे वाला इंडिया अलायंस में है। एग्जिट पोल के अनुसार महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 28 से 32 सीटें आ रही हैं एनडीए को और 16 से 20 सीटें आ रही हैं इंडिया अलायंस को। राजस्थान भी एक उस प्रकार की स्टेट है जहां पे कांग्रेस गेन कर रही है, बीजेपी लूज कर रही है, लेकिन बीच में गैप बहुत बड़ा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जाट और राजपूत वोट बीजेपी से रुष्ट है। उसके सिवाय अग्निवीर, जाट आंदोलन और किसान आंदोलन जैसी चीजें भी यहाँ पे प्रभावित करती है वोटर्स को। मैं उस चीज में नहीं जा रहा कि कौन सा प्रोटेस्ट है, कौन सी स्कीम अच्छी बुरी है, लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि वोटर्स के पर्सपेक्टिव से कौन सी चीजें उन्हें प्रभावित करती है। यही वो इश्यूज है जो राजस्थानी लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट बने हैं, जिसके कारण उन्होंने अपने वोट बदले हैं। इसलिए बीजेपी को आ रही है यहाँ पे 16 से 19 सीटें और कांग्रेस को आ रही है 5 से 7 सीटें। राजस्थान के जैसी झारखंड भी वो स्टेट है जहाँ पे कांग्रेस फिर से गेन कर रही है, बीजेपी थोड़ा सा लूज कर रही है। 2019 में यूपीए की यहाँ पे आई थी 2 सीटें। अब की बार इसी इंडिया अलायंस को 4 से 6 सीटें मिलती दिख रही हैं। एनडीए को वहीं 8 से 10 सीटें मिलती दिख रही
रही है। बीजेपी ने बेसिकली यहाँ पे वोट शेयर को लूज किया है और कांग्रेस ने, इंडिया अलायंस ने गेन किया है। इस राज्य के सीएम हेमंत सोरेन को जेल जाने का लाभ होता दिखता है, लेकिन एक स्थान जहाँ पे सीएम को जेल जाने का कोई लाभ नहीं हो रहा वो है दिल्ली। दिल्ली के शुरुआती कैंपेन में मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल डायरेक्टली नरेंद्र मोदी को गालियां भी देना चाहता था, उसके विरुद्ध भी लड़ना चाहता था आमने सामने की लड़ाई में। पर बाद में कैंपेन उसी प्रकार परिवर्तित हो जाता है जहाँ पे अरविंद केजरीवाल को डायरेक्टली नरेंद्र मोदी के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है, उसी को सीधा टारगेट करना पड़ता है। आम आदमी पार्टी ने पूरा कैंपेन बल्कि इसी बात को प्रूव करने के लिए लड़ा कि नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है। अभी अरविंद केजरीवाल फिर से जेल जाने वाले हैं और उससे पहले भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया, या फिर मैं कहूं कि दिखाने का प्रयास किया, इसमें क्या सच झूठ है मैं तुम पे छोड़ता हूं, वो आकलन तुम स्वयं कर लो। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा दिखाने का प्रयास किया कि उसे लगभग मारने का प्रयास किया गया था जेल के भीतर। अरविंद केजरीवाल की शुगर बढ़ा के जो इंजेक्शन उसे मिलने चाहिए थे वो ना देके, अरविंद केजरीवाल का 5 किलो वजन कम करके, ये अरविंद केजरीवाल का कहना है। मेन बात यह है कि उस सबका लाभ कितना हुआ, उस प्रकार की पॉलिटिक्स का जहां पे नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर प्रूव करने का प्रयास किया गया। एग्जिट पोल बताते हैं कि यहाँ पे बीजेपी को 6 से 7 सीटें आ रही हैं, पिछली बार 7 आई थी और अब की बार भी संभावना अधिक है कि बीजेपी को फिर से 7 की 7 सीटें आ सकती हैं। यहाँ पे मेजर समाचार यह है कि गद्दार कन्हैया कुमार, जो कि भारतीय सेना को बताता है, वो इस समय इलेक्शन हार रहा है, जो कि अच्छी बात है। एक और रोचक चीज, दिल्ली हरियाणा पंजाब में इंडिया अलायंस की खिचड़ी बनी हुई है। कांग्रेस और आप एक साथ लड़ रहे हैं दिल्ली में, पंजाब में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, वही हरियाणा में फिर से एक साथ लड़ रहे हैं। ये वोटर को कंफ्यूज करता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वोटर कभी भी इन्हें एक यूनिट के रूप में देख पाया है। इसमें भी एक और रोचक चीज देखो, दोनों पार्टियां एक दूसरे को गालियां देती है। इनके जो मेजर लीडर्स हैं वो जहां पे भी इलेक्शन में वोट डालने गए हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जहां पे इलेक्शन में वोट डालने गए हैं, वहां पे उन्होंने प्रत्याशी को जिसको संभवतः वोट डाला है इंडिया अलायंस में, वो एक कांग्रेसी है। उसके विपरीत कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा और बाकी गांधी फैमिली जहां पे वोट डालने जा रही है, वहां पे इंडिया अलायंस में जो प्रत्याशी है जिसको वोट डालने गए हैं, संभवतः इंडिया अलायंस को जिताने के लिए वो एक आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है, जिसको बेसिकली ये दिन रात गालियां देते हैं, उन्हीं को ये वोट डाल गए हैं। ये भी थोड़ा रोचक था। हरियाणा जैसे राज्य में जहां पे सारी सीटें बीजेपी के पास गई थी, इस बार वो पैटर्न रिपीट होता नहीं दिखता। हरियाणा में बीजेपी को आ रही है 6 से 8 सीटें, वहीं कांग्रेस को 2 से 4 सीटें आती दिख रही है। हरियाणा और पंजाब दोनों कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पे किसानों के जो वोटिंग ट्रेंड्स है वो बदले हैं। हरियाणा के किसानों में बीजेपी अपना 3% वोट शेयर लूज कर रही है, वहीं पे 9% गेन कर रहा है इंडिया अलायंस। वहीं पे पंजाब के किसानों में बीजेपी और आप अपना वोट शेयर गेन कर रहे हैं और कांग्रेस अकाली दल अपना वोट शेयर लूज कर रहे हैं। और यहीं पे आता है पंजाब का एग्जिट पोल। बीजेपी को 9.7% वोट मिले थे 2019 के लोकसभा इलेक्शन में, और इस बार बीजेपी का वोट शेयर बढ़ के 26% होता दिख रहा है। सीट्स की बात करें तो बीजेपी को 2 से 4 सीटें मिलती दिख रही हैं और कांग्रेस को 7 से 9 सीटें और आपको 0 से 2। अंतिम और सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 80 सीटें हैं, और इन्हीं 80 सीटों के कारण उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पे तुम मेजर सीटें गेन कर लेते हो तो मान लो तुम्हारी जीतने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। यहाँ पे मुख्य चेहरा है योगी आदित्यनाथ, जो कि संभवतः मोदी से भी बड़ा फैक्टर है। वहीं ओपोजिशन की बात करें तो मेन पार्टी यहाँ पे ओपोजिशन में कांग्रेस नहीं है, बीएसपी नहीं है, बल्कि सपा है। इनमें से बीएसपी अलग अलग इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन सपा और कांग्रेस एक साथ इंडिया अलायंस में इलेक्शन लड़ रहे हैं। यूपी में बीजेपी प्लस एनडीए को आती दिख रही है 67 से 72 सीटें, जिनमें से बीजेपी को लगभग 64 से अधिक सीटें आ रही है। उसके सिवाय इंडिया अलायंस में आ रही है 8 से 12 सीटें। ये तो हो गई अलग अलग राज्यों की कहानी, लेकिन इन आंकड़ों को मिला दिया जाए तो ओवरऑल देश के आंकड़े कहाँ पे आके खड़े होते हैं। बीजेपी प्लस एनडीए को आती दिख रही है 361 से 401 सीटें, इसमें बीजेपी को आती दिख रही है 322 से 340 सीटें। 2019 में बता देता हूँ बीजेपी की 303 सीटें थी, तो यहाँ पे 20 से 40 सीटों का गेन कर रहे हैं। इसके विपरीत कांग्रेस प्लस इंडिया अलायंस को आ रही है 131 से लेकर 166 सीटें, जिसमें कांग्रेस को आ रही है 60 से 76 सीटें। 2019 में कांग्रेस की आई थी 52 सीटें, तो कांग्रेस भी यहाँ पे गेन कर रही है 10 से 15 सीटें। बाकी अदर्स के खाते में जो सीट आती दिख रही है वो है 8 से 20। एग्जिट पोल के अनुसार मैं तुम्हें वोट शेयर भी बता देता हूँ। बीजेपी प्लस एनडीए को आता दिख रहा है 47%, कांग्रेस प्लस इंडिया अलायंस को आता दिख रहा है 39%, अदर को मिल रहा है 14%। और ये कोई इसे एक अकेले एग्जिट पोल की कहानी नहीं है, बल्कि 10 बड़े एग्जिट पोल है जो बता रहे हैं बीजेपी प्लस एनडीए की 350 से ऊपर लोकसभा सीटें आने वाली हैं। और ये सारे एग्जिट पोल ये भी बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस 200 से कम सीटों पर सिमटने वाला है। इन सभी एग्जिट पोल्स के नंबर्स देखने के बाद इनमें से एक एग्जिट पोल जिसकी एक्यूरेसी सबसे अधिक है उसको डिटेल में देखने के बाद और अपना स्वयं का पर्सनल आकलन करके मैं तुम्हें अपनी भी प्रेडिक्शन बता देता हूँ। बीजेपी को मेरा मानना है कि 325 सीटें आ रही हैं प्लस माइनस 20 सीटें। वहीं पे मेरा अनुमान है कि कांग्रेस को 50 सीटें आ रही हैं, वही प्लस माइनस 20 सीटें, यानी कि 20 सीटें अधिक कम हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी सीटें हैं जहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ है, वहाँ पे बताया नहीं जा सकता इन एग्जिट पोल्स के द्वारा भी, तो मेरे लिए बताना तो और भी कठिन होगा। अब ये एग्जिट पोल्स की कहानी समाप्त हो चुकी है, इसमें भी कुछ ट्विस्ट है तो वो तुम्हें 4 जून को ही पता चलेगा। और 4 जून को ही इलेक्शन रिजल्ट्स पे भी मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। उसके सिवाय नोटिफिकेशन बेल जरूर टर्न ऑन कर लो, क्योंकि उसके बिना तुम्हें कोई नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो प्लीज उसको भी टर्न ऑन करो। उसके सिवाय तुम मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं अपने पॉलिटिकल ओपिनियन शेयर करता हूँ। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।